ने बंगाल की धरती को घुसपैठियों की धरती नहीं, मां काली, मां दुर्गा और मां सिद्धेश्वरी की धरती के रूप में यह स्थापित करना होगा। बेटी और बहन की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ करता है, सीधे यमराज के घर जाता है। दोस्तों, एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा था कि बंगाल में कमल खिलेगा? वो बंगाल जहां दशकों तक लाल झंडा लहराया, जहां वामपंथ ने पूरी एक पीढ़ी की सोच को शेप किया, जहां ममता दीदी की तूफानी ताकत के सामने पूरा ऑपोजिशन चुप हो जाता था। लेकिन साल 2026 के विधानसभा चुनाव ने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और इस पूरे पॉलिटिकल गेम में एक भगवाधारी सन्यासी की हुंकार ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया। जी हां, योगी आदित्यनाथ। मोदी जी के द्वारा जो पैसा दिल्ली से भेजा जाता है, टीएमसी के गुंडे उस पैसे को चट कर जाते हैं। बंगाल के विकास में पैसा नहीं लगता है। ममता दीदी कहती है आज के दिन पे, कहती है खेला हो गया, लेकिन मैं कहने के लिए आया हूं, एक बार खेला शेष। तो आज हम पूरी कहानी देखेंगे। बंगाल का पुराना दर्द, टीएमसी का माफिया राज, बीजेपी का ऐतिहासिक उभार और योगी की वो वैचारिक हुंकार जिसने बंगाल की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया, जो आप देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं, क्योंकि बंगाल को समझे बिना इस पूरी कहानी का मतलब नहीं बनेगा। बंगाल, जिसे कभी भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता था, बहुत लंबे समय तक हम भारत की सांस्कृतिक राजधानी बंगाल को कहते थे। क्यों? स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने शिकागो में पूरी दुनिया को सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर चौंका दिया, वो इसी बंगाल की मिट्टी से निकले थे। रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल प्राइज विनर, बंगाल से निकले। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने देश के लिए जेल में अपनी जान दे दी, बंगाल। चैतन्य महाप्रभु की भक्ति परंपरा, बंगाल। और तो और मां काली की शक्ति साधना, बंगाल। लेकिन दशकों के लेफ्ट शासन ने इस सांस्कृतिक चेतना को कहीं दबा दिया। वैचारिक वर्चस्व ऐसा था कि बंगाल की मूल पहचान, उसकी हिंदू सांस्कृतिक आत्मा खुद को उपेक्षित और घुटन में महसूस करने लगी। और लेफ्ट के बाद आई टीएमसी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जिसने लेफ्ट की जगह ली, लेकिन बंगाल को एक नई तरह की बीमारी दे दी। कैसी बीमारी? तुष्टीकरण की राजनीति। और इसी से जन्म हुआ माफिया राज का। दोस्तों, जब योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की रैलियों में खड़े होकर कहा, तो उन्होंने 4 नाम लिए। पहला सैंड माफिया, दूसरा कोल माफिया, तीसरा लैंड माफिया और चौथा कैटल माफिया। और ये सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं थे। बंगाल की नदियों से अवैध रेत खनन हो रहा था। पॉलिटिकल संरक्षण में कोयले की तस्करी के नेटवर्क थे जो बीजेपी विरोधी सिंडिकेट से सीधा जुड़े हुए थे। जमीन पर कब्जे, गरीबों को उनके घरों से बेदखल करना एक आम बात हो गई थी। और सीमा पर कैटल स्मगलिंग, जिसमें राजनीतिक संरक्षण था। सोचिए, इन सब के ऊपर था सिंडिकेट कल्चर। मतलब हर छोटे काम के लिए टीएमसी को हिस्सा देना पड़ता था। दुकान खोलनी है, सिंडिकेट को पैसे दो। मकान बनाना है, सिंडिकेट को पैसे दो। ठेला लगाना है, सिंडिकेट को पैसे दो। आम बंगाली इस व्यवस्था से तंग था, लेकिन बोलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जो बोलता था उसके घर पर हमला होता था। पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल में कोई नई बात नहीं थी, लेकिन टीएमसी के दौर में ये और सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा था। योगी जी ने पहली बार इन सवालों को इतने आक्रामक और स्पष्ट स्वर में राष्ट्रीय मंच पर रखा। उनके शब्द थे, पश्चिम बंगाल को कल्चरल कैपिटल से क्राइम कैपिटल बनाने वाली टीएमसी सरकार के विरुद्ध जन क्रांति स्पष्ट दिखाई दे रही है। और बंगाल की जनता जो ये सब झेल रही थी, उन्हें लगा कि पहली बार कोई है जो उनकी बात कर रहा है, जो उन्हें समझ रहा है। अब जरा नंबरों की बात करते हैं, क्योंकि नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। 2016 बीजेपी को बंगाल में मिली थी सिर्फ 3 सीटें, 3, और वोट शेयर था कोई 10% के आसपास। सोचिए, 3 सीट, एक स्टेट जिसमें 294 विधानसभा सीटें हैं। फिर 2021 आया, बीजेपी ने 77 सीटें जीती, वोट शेयर पहुंचा करीब 38%। और 2026 दोस्तों 45.84% से ज्यादा का वोट शेयर। ये कोई इलेक्शन रिजल्ट नहीं है, ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है। इसे कहते हैं टेक्टोनिक शिफ्ट। लेफ्ट और कांग्रेस, जिन्होंने मिलकर दशकों तक बंगाल पर राज किया, उनका अस्तित्व लगभग खत्म हो गया।
बीजेपी पहली बार बंगाल की मुख्य विपक्ष ताकत बनी और 2026 में तो उससे भी आगे निकल गई। ये उभार किसी इलेक्शन की स्ट्रैटेजी का नतीजा नहीं है। इसके पीछे था पीएम मोदी का सोनार बांग्ला का विजन, अमित शाह की बूथ लेवल रणनीति जो ग्राउंड लेवल पर काम करती है, कार्यकर्ताओं का वो संघर्ष जो जान जोखिम में डालकर काम करते रहे, क्योंकि बंगाल की धरती इतनी आसान नहीं थी और इन सब को एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया योगी आदित्यनाथ की वैचारिक हुंकार ने, इस सन्यासी की वैचारिक हुंकार ने। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे अलग थी, जो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी। योगी आदित्यनाथ जब बंगाल की रैलियों में आते थे तो लोग उनमें सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं देखते थे, भगवा वस्त्र, वो निडर आंखें, वो आत्मविश्वास, बंगाली मानुष को अनायास याद आते थे शायद स्वामी विवेकानंद, जो खुद भगवाधारी सन्यासी थे, जिन्होंने बंगाल की आत्मा को पूरी दुनिया के सामने रखा था, जिन्होंने कहा था उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। योगी जी ने उसी सांस्कृतिक धारा को, उसी विवेकानंदीय आत्मविश्वास को आज की राजनीति से जोड़ा। उनकी रैलियां सिर्फ पॉलिटिकल मीटिंग्स नहीं रहीं या फिर कोई पॉलिटिकल कैंपेन नहीं रहीं, वो कल्चरल रेनेसेंस की सभाएं बन गईं। बंगाल के गांव-गांव में ये बात फैलने लगी कि वर्षों बाद कोई ऐसा नेतृत्व आया है जो सत्ता की भाषा नहीं, सांस्कृतिक स्वाभिमान की भाषा बोलता है। युवा उनकी तरफ देखने लगे, महिलाएं उनकी सभाओं में आने लगी। हिंदू समाज का वो वर्ग जो वर्षों से दबासा महसूस कर रहा था, उसे पहली बार अपना कोई दिखा। भगवा वस्त्र यहां सिर्फ परिधान नहीं रहे, वो बन गए प्रतिरोध का प्रतीक, परंपरा का प्रतीक और पहचान का प्रतीक। ये था बंगाल का बदलाव। और फिर आए वो बयान जिन्होंने पूरे चुनाव का रंग बदल कर धर दिया। योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, क्या? सुनिए, क्रांति भूमि बंगाल की चेतना जाग चुकी है। मां काली के भक्त दिल में काबा, नयन में मदीना रखने वाली टीएमसी के ताबूत में अंतिम कील ठोकने को पूरी तरह तैयार हैं। और फिर उद्घोष किया, बंगाल की धरती काबा की नहीं, मां काली की रहेगी, मां काली की थी। उन्होंने आगे कहा, बंगाल की पहचान काबा से नहीं, मां काली बाड़ी से है। दोस्तों, ये बयान कंट्रोवर्शियल हुए, डिबेट हुए, मीडिया में खूब चर्चा हुई, लेकिन एक बात तय थी। क्या? इन बयानों ने बंगाल की राजनीति को वोट बैंक बनाम सांस्कृतिक स्वाभिमान के फ्रेम में डाल दिया। पहली बार किसी बड़े नेता ने इतनी डायरेक्टली, बिना किसी डिप्लोमेटिक भाषा के, बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को पॉलिटिकली एड्रेस किया। और इसका असर बंगाल के गांवों में, कस्बों में लोग इन बातों को बार बार दोहराने लगे। 4 मई के बाद कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा, बताना। ये जो लोग आज धमकाने का प्रयास कर रहे हैं उनको बताइए, 4 मई उनकी भी अंतिम वार्निंग है। और डबल इंजन की सरकार बंगाल के अंदर बनेगी तो यहां के हर गरीब को उसका हक मिलेगा। टीएमसी के गुंडों का उपचार, डबल इंजन की भाजपा सरकार। ये नारा जो योगी जी ने दिया वो जनता की जुबान पर चढ़ गया, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन नहीं था, ये उस जनता की आशा थी जो हिंसा और भय से थकी हुई महसूस कर रही थी। अब बात करते हैं असली इंपैक्ट की। क्या रहा असली इंपैक्ट? योगी आदित्यनाथ ने अकेले करीब 35 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर प्रचार किया, अकेले योगी आदित्यनाथ ने, और उनमें से 30 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। 30 आउट ऑफ 35, 35 में से 30। उस बंगाल में जहां कभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले होते थे, जहां जीतना तो दूर सुरक्षित रहना मुश्किल था, ये अंक बताते हैं कि योगी का असर सिर्फ भावनात्मक नहीं था, वो वोट्स में कन्वर्ट हो रहा था, जो हमने देखा। और यूपी में उनकी जो छवि है लॉ एंड ऑर्डर के एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर की, वो बंगाल में बीजेपी के अभियान को एक्स्ट्रा क्रेडिबिलिटी दे रही थी। लोग सोचते थे अगर यूपी में योगी जी माफियाओं को ठीक कर सकते हैं तो बंगाल में बीजेपी सरकार आई तो यहां भी शायद बदलाव आएगा। और यही था साइकोलॉजिकल कनेक्ट जो किसी और लीडर में नहीं दिख सकता, कोई और लीडर इसे बना ही नहीं सकता। दोस्तों, अब जरा एक कदम पीछे हटकर सोचिए, ये सिर्फ इलेक्शन नहीं था। जो बंगाल कभी नेशनलिस्ट थॉट गढ़ रहा था, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती थी, जहां मां काली की आराधना सदियों से होती आई है, वो बंगाल दशकों तक लेफ्ट की वैचारिक कब्जे में रहा, फिर टीएमसी के तुष्टीकरण में।
उस बंगाल की सांस्कृतिक चेतना वो अंदर से कहीं दबी हुई थी और साल 2026 में उस चेतना ने खुद को एक्सप्रेस किया, खुद को एक्सपोज किया। 45.84% से ज्यादा वोट शेयर ये कोई स्ट्रैटेजी का नतीजा नहीं है, अकेले एक समाज की जागृति है। जब कोई समाज तय कर लेता है कि बस अब और नहीं, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और योगी आदित्यनाथ ने इस जागृति को शब्द दिए, साहस दिया, एक भाषा दी, अपने शब्द दिए। उन्होंने बंगाल को याद दिलाया कि सभ्यताएं सिर्फ सत्ता से नहीं बचती, वो साहस से संरक्षित होती हैं। संस्कृतियां सिर्फ नारों से नहीं जीती जाती, वो आत्मसम्मान से जीवित रहती हैं। और जब किसी समाज को अपनी अस्मिता का बोध हो जाता है तो परिवर्तन सिर्फ संभावना नहीं रहता, वो इतिहास बन जाता है, जो बंगाल में हुआ। यही थी बंगाल की कहानी, एक ऐसा बंगाल जो मां काली की भूमि है, विवेकानंद का घर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत है, जिसे दशकों के लेफ्ट वर्चस्व और टीएमसी के माफिया राज ने अंदर से खोखला करने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो टूटा नहीं। और साल 2026 में जब एक भगवाधारी सन्यासी ने उस धरती पर खड़े होकर हुंकार भरी, तो बंगाल की मौन चेतना जन क्रांति में बदल गई। आने वाले साल बताएंगे कि क्या बीजेपी इस मैंडेट को डिलीवर कर पाती है। क्या बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा? क्या माफिया राज बंगाल में अब खत्म होगा? क्या सांस्कृतिक रेनेसेंस सच में आएगा? ये सभी सवाल हम फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे, इसलिए मैं कहूंगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया और आप देख रहे थे दैनिक जागरण एक्सप्लेनर।